गुड इवनिंग फ्रेंड। अब हम शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर 23 से पढ़ना। देखिए, फंडामेंटल राइट्स में अब हमारा टॉपिक शुरू होगा जिसमें हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि अगर मैं कहूँ शोषण के विरुद्ध जो अगेंस्ट में जो हमें राइट्स मिले हैं वो कौन किस में दिए गए हैं, वो हमें आर्टिकल नंबर 23, 24 में बताए गए हैं। आप देखिए आर्टिकल नंबर 23 कहता क्या है। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 23 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। यानी संविधान में बताया गया है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को कि जो ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा कई बच्ची होती हैं, कई लेडीज हैं जिनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाकर के बेचा जाता है, तो वो पूरी तरीके से बैन किया गया। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, किस ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग को पूरी तरह से रोका गया है, प्रोहिबिट किया गया है। एंड फोर्स लेबर, अब देखिए फोर्स लेबर में क्या था कि फोर्स लेबर में आपने बंधुआ मजदूरी सुना होगा, मीन्स बेगार। बेगार का मतलब होता है कि काम करवा लो लेकिन उसके एवज में उनको पैसा ना दो। तो ऐसी चीजों को आर्टिकल नंबर 23 के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया कि आर्टिकल नंबर 23 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, कि किसी भी प्रकार का हेरा फेरी ह्यूमन बीइंग का वो भी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। और फोर्स लेबर विदाउट पे, अगर आप किसी से काम लेते हैं वो भी गैर कानूनी है। अगर ऐसा कहीं पे भी होता है तो वो क्राइम माना जाएगा और उसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 24 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 24 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एंड माइंस। अब देखिए है क्या कि आर्टिकल नंबर 24 ने प्रोहिबिशन में आगे रखा है कि आपको जो बच्चे हैं, अगर कोई भी बच्चा 14 साल या उससे छोटा है तो उसको फैक्ट्री में या माइन में या हैजार्डस प्लेसेस हो या एनवायरमेंट हो, वहां पे प्रोटेक्शन की बात की गई है कि वहां पे उनसे काम नहीं लिया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 24 यही बताता है कि रोजगार के लिए बच्चों को, वो बच्चे जो 14 साल या उससे छोटे हैं उनको ना तो आप फैक्ट्री में काम दे सकते हैं, ना तो आप उनको माइंस में काम करवा सकते हैं, ना कि ऐसा हैजार्डस प्लेस जहां पे उनकी लाइफ को या उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे प्रोहिबिशन रखा गया है। ये था आर्टिकल नंबर 23, 24। ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है हमारा जो हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध जो कानून थे वो 23, 24 में बता दिए गए। अब आते हैं राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म के प्रति कौन कौन से हमें राइट्स दिए गए, कौन कौन से धर्म के प्रति हमें आजादी है। अब इनकी धर्म के प्रति की धर्म की आजादी जो दी गई है वो दी गई है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक। 25, 26, 27, 28 ये 4 आर्टिकल हमें धर्म की आजादी की बातें बताते हैं। आर्टिकल नंबर 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन। मीन्स बताया गया है कि हमें आजादी है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मानने की आजादी, और उसकी फ्री प्रोफेशन यानी उसके प्रचार प्रसार की भी हमें आजादी है, उसको प्रैक्टिस करने की और प्रोपिगेट करने की भी आजादी, यानी किसी भी धर्म को मानने की। ठीक, आपको अंतःकरण से किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की, उसके आचरण की और उसके प्रसार की आजादी दी गई है आर्टिकल नंबर 25 में। ठीक, कि मैं किसी भी पर्टिकुलर धर्म को मानने के लिए फ्रीडम है कि मैं आज किसी पर्टिकुलर धर्म का हूं, कल मुझे ये धर्म नहीं पसंद तो मैं इस धर्म को कन्वर्ट करके अपने धर्म से कन्वर्ट करके किसी दूसरे धर्म में जा सकता हूं। संविधान मुझे आजादी देता है और जिस धर्म को मैं मानूंगा उसके मुझे आचरण, उसको अपनाने की आजादी है, उसके आचरण की और उसके प्रसार करने की मैं आजादी आर्टिकल नंबर 25 देता है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 26 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 26 बताता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। मीन्स क्या किया गया, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक, अगर मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को मानता हूं और उस धर्म को मानने के लिए जो रीति रिवाज हैं उनको अपनाने की मुझे फ्रीडम है। ठीक, तो जैसे आप देखते होंगे हिंदू धर्म है तो जगराता होता है, ठीक, या नॉर्मली आप जो भी
क्रिश्चियन का त्योहार आया या मुस्लिम का त्योहार आया तो वो लोग अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। उसकी आजादी दी गई है आर्टिकल नंबर 26 में। अब आर्टिकल नंबर 27 में बताया गया है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मीन्स इसमें बताया गया है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रसार के लिए अगर मैं कुछ भी पे करता हूं, यानी कि किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए या प्रसार के लिए मैं कोई पर्टिकुलर अमाउंट पे करता हूं, तो वो अमाउंट मेरा टैक्स से फ्री होगा, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यही देखते होंगे कि कई लोग मंदिरों में ज्यादा चढ़ावा देते हैं या मंदिर में डोनेशन ज्यादा करते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि जो पैसा मंदिर में भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, वो टैक्स फ्री होता है। तो वो आजादी दी गई है आर्टिकल नंबर 27 में। आर्टिकल नंबर 27 बताता है कि आप किसको आजादी है कि आप 27 के थ्रू आप किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए आप कोई भी अमाउंट पे कर सकते हैं, वो टैक्स से फ्री होगा। और उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 बताता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए है क्या, पहले समझिएगा। आर्टिकल नंबर 28 ये बताता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, एफिलेटेड है, या गवर्नमेंट उस इंस्टीट्यूशन को रन कराने में कहीं ना कहीं मॉनिटरी आप जुड़ी हुई है, तो वहां पे हम किसी पर्टिकुलर धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ठीक, तो लेकिन अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या वो इंस्टीट्यूशन किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए ही बनाया गया है, तो उस पर्टिकुलर धर्म के लोगों के लिए आजादी है कि वो उसी धर्म के अकॉर्डिंग जो है पूरा का पूरा रिचुअल्स या वर्शिप कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, रिलीजियस वर्शिप कर सकते हैं। वहीं पे अगर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होगा तो वो किसी पर्टिकुलर धर्म को ना देख करके नॉर्मली सबके लिए एक समान ही रूल और रेगुलेशन सेट करेगा। तो ये आर्टिकल नंबर 28 था जो बताता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कौन कौन से? वो इंस्टीट्यूशंस जो पर्टिकुलर धर्म के लिए ही बनाए गए हैं, या वो इंस्टीट्यूशन जो एक ट्रस्ट पे चलते हैं, वो ट्रस्ट ही क्या करता है, उनके रनिंग में हेल्प कर रहा है, तो वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो गवर्नमेंटेड स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है तो वो पर्टिकुलर धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। ये थे 25, 26, 27, 28 आर्टिकल जिसमें हमें फ्रीडम टू रिलीजन की बात की गई थी। एक क्विक रिवीजन कराता हूं। आर्टिकल नंबर 25 में हमें बताया गया कि हम किसी भी धर्म को आबाद रूप से मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 26 को कहता है कि हमें जो धर्म की जो नृत्य क्रिया जो धर्म है उससे रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट का काम होगा उसके करने की आजादी है। आजादी इन द सेंस ये बताया गया कि हमें आजादी किस तरह से है कि उस धर्म में जो जो फेस्टिवल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनको हम मना सकते हैं। ठीक, लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल नंबर 27 क्या था? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म के प्रसार के लिए कोई भी अमाउंट पे करता हूं तो वो टैक्स से फ्री हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 28 बता रहा था कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट या स्टेट का है तो वो किसी पर्टिकुलर धर्म पे फोकस नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूशन, जो यहाँ पे सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई, अगर वो इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर धर्म के बिहाफ पे बनाया गया है या वो किसी एडमिनिस्ट्रेटेड या रन किया जाता है किसी प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा, तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो वहां के ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 29 और 30 की बात करनी है। ठीक, आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो हमें बताते हैं ये हैं हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करेंगे। ठीक, अब देखिएगा यहां पे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29। ये बताता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 29 था
जो कि बता रहा था प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। यहाँ पे हमने माइनॉरिटीज को कुछ अधिकार दिए हुए हैं, ठीक। वो अधिकार है क्या? आर्टिकल नंबर 29 में बताया गया है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हर वो इंसान जो भारत की टेरिटरी में रह रहा है और इन द पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, ये और जिनकी अपनी खुद की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चर ऑफ इट्स ओन से हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। देखिए आर्टिकल नंबर 29 में बताया गया है कि जो भी लोग भारत की टेरिटरी में रह रहे हैं, अगर उनकी कोई स्पेसिफिक, जैसे जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक, वो अपनी स्क्रिप्ट को और अपनी लैंग्वेज को और अपने जो है कल्चर को प्रोटेक्ट करने का उनको राइट्स दिया गया है आर्टिकल नंबर 29 में। दूसरी बात बताई गई है आर्टिकल नंबर 29 में कि अगर कोई भी पर्सन स्टेट इंस्टीट्यूशन में जाना चाहता है तो उस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, एनी ऑफ देम। देखिए है क्या, 29 की बात करते हैं तो 29 में हमें माइनॉरिटीज को कुछ राइट्स दिए गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात की गई है, लिखा नहीं हो तो इसको जरा समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। आर्टिकल नंबर 29 में यह बताया गया है कि अगर भारत की टेरिटरी में जो भी लोग हैं, अगर वो माइनॉरिटीज में आते हैं, ठीक, या माइनॉरिटीज होते क्या है, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में जिनकी संख्या 50% से कम हो वो माइनॉरिटीज कहलाते हैं। अगर वो माइनॉरिटीज हैं तो उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपनी स्क्रिप्ट को कंजर्व कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपने कल्चर को भी कंजर्व करने के राइट्स रखते हैं। उसके साथ साथ 29 का सब क्लॉज 2 बताया गया कि अगर कोई भी माइनॉरिटी कोई भी इंस्टीट्यूशन में जो भी गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड है उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जाता है तो उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ, ये बिहाफ याद रखिएगा, रिलीजन के बिहाफ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और रिलीजन, ये 4 टर्म्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता आर्टिकल नंबर 29 के थ्रू। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 बताता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक। इसमें बताया गया है कि जितनी भी ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस और लैंग्वेज, अगर कोई भी माइनॉरिटी जो बेस्ड है रिलीजन के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे, शेल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। यानी कोई भी माइनॉरिटीज, आर्टिकल नंबर 30 ये बताता है कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके पास आजादी है कि वो रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पे अपना खुद का इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन अपने अनुसार चला सकते हैं। दूसरी बात बताई गई है आर्टिकल नंबर 30 के सब क्लॉज 2 में, द स्टेट शेल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस और लैंग्वेज। यानी अगर रिलीजियस और लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो स्टेट की स्टेट को उसके लिए एड देना ही पड़ेगा। अगर उनको जरूरत पड़ती है उनके प्रमोशन के लिए तो स्टेट और सेंट्रल एड दे सकती है। ये था माइनॉरिटीज में, ठीक। तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 को एक बार ब्रीफ में समराइज करते हैं। आर्टिकल नंबर 29 में ये बताया गया कि जो भी माइनॉरिटीज हैं वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को और अपनी कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, ये राइट्स है। दूसरा बताया गया 29 के में कि अगर कोई भी माइनॉरिटी है वो एजुकेशन के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन लेने जाती है तो उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता 4 ग्राउंड पे। एक तो था रिलीजन, दूसरा था रेस, थर्ड था कास्ट, फोर्थ था आपके पास लैंग्वेज। इन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनके एडमिशन को लेके। आर्टिकल नंबर 30 में ये बताया गया कि माइनॉरिटीज को अपनी खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोलने और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की आजादी है। और दूसरी बात बताई गई कि अगर वो अपना इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं तो स्टेट उनको प्रमोट करने के लिए फंड एलोकेट कर सकता है, ठीक। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 31 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 31
ये है 44th, ये था राइट टू प्रॉपर्टी जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हटा दिया गया, और अब ये बन चुका है एक लीगल राइट जिसको हमने आज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल नंबर 300 में रखा हुआ है। ठीक, तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 31। अब आखिरी टॉपिक चलेगा जो रहेगा आर्टिकल नंबर 32, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।